सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस के बारे में। तो पहला इंट्रा ग्रुप बैलेंस हमारा अराइज होता है इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो जो हमने अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट वगैरह सीखी थी, तो अगर पेरेंट सब्सिडरी को गुड्स सेल करता है या सब्सिडरी पेरेंट कंपनी को गुड्स सेल करती है, तो उसमें एक पार्टी के लिए रिसीवेबल क्रिएट हुआ होगा और दूसरी पार्टी के लिए पेबल क्रिएट हुआ होगा। सो अगर पेरेंट ने गुड्स बेचे तो पेरेंट ने अपने पास रिसीवेबल बुक किया अपनी इंडिविजुअल बुक्स में, और सब्सिडरी ने अपने पास अकाउंट्स पेबल बुक किया। दोनों की इंडिविजुअल में ये बैलेंस शो हो रहा होगा। ये बैलेंस आइडेंटिकल होना चाहिए। सपोज 50,000 रिसीवेबल और 50,000 पेबल। इसको हम करंट अकाउंट के नाम से भी शो करते हैं बैलेंस शीट वगैरह के अंदर, कि करंट अकाउंट एक पार्टी की बुक्स में शो हो रहा है और दूसरी पार्टी की बुक्स में भी करंट अकाउंट जो है वो शो किया जा रहा है। अब अगर ये आइडेंटिकल बैलेंस है, तो जब हम कंसोलिडेशन का प्रोसेस करेंगे और दोनों को मर्ज करेंगे, तो सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लॉजिक से ये इंट्रा ग्रुप बैलेंस हमें क्या करना होगा, इलिमिनेट करना होगा या रिमूव करना होगा। तो इसे इलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि आइडेंटिकल बैलेंस मौजूद है। अगर आइडेंटिकल बैलेंस मौजूद है तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल जो कि डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है उस रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, और अकाउंट्स पेबल जो कि क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है बुक्स में उसको डेबिट करके ये कैंसिलेशन की, इलिमिनेशन की एंट्री पास कर लेंगे। अब इसमें एक इशू ये आता है कि समटाइम्स जो बैलेंसेस होते हैं वो ये बताए जाते हैं कि एक पार्टी की बुक्स में जो बैलेंस है वो दूसरे पार्टी की बुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा। सपोज जो सेलर है, लेट्स अज्यूम कि पेरेंट इज द सेलर, तो पेरेंट के पास जो बुक्स में 50,000 का अमाउंट शो हो रहा है, लेकिन जो परचेजर है उसके पास बुक्स में सिर्फ 45,000 का अमाउंट शो हो रहा है। अब जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और परचेजेस डेबिट और पेबल्स क्रेडिट, वो तो आइडेंटिकल अमाउंट से होती है, तो ये बैलेंस क्यों आउट हुआ? तो पहले तो हमें इस बैलेंस के आउट होने का रीजन ढूंढना है, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को हमें रिमूव करना है। रीजन में हमारे पास नॉर्मली वन और टू रीजन ये हो सकते हैं। दो रीजन नॉर्मली होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। पहला रीजन माइट बी कैश या चेक इन ट्रांजिट, ये कॉमन रीजन है। और दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट। सो लेट्स एज्यूम दैट, हम पहले रीजन पे बात करते हैं कि एक पार्टी ने 50,000 का रिसीवेबल बुक किया हुआ है और दूसरी पार्टी ने 45,000 का पेबल बुक किया हुआ है। और रीजन ये बना कि जो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का, इसकी वजह ये बनी कि एक पार्टी ने 5,000 का अमाउंट रिमिट कर दिया दूसरी पार्टी को, लेकिन पहली पार्टी को वो अमाउंट अभी तक नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये अमाउंट दूसरी पार्टी को मिल चुका जिसने रिसीवेबल बुक किया हुआ है। तो पहली एंट्री पास होगी, वो अपने पास कैश डेबिट करेगा 5,000 से और अपने रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 5,000 से। सो एज ए रिजल्ट कैश रिकॉर्ड हुआ और रिसीवेबल रिड्यूस होकर 45,000 पर आ गया। अब बैलेंस आइडेंटिकल हो गए, रिसीवेबल 45,000, पेबल 45,000। तो अब कैंसिलेशन की एंट्री पास की जाएगी। सेम अकाउंट्स पेबल डेबिट 45,000 एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 45,000, ये एंट्री पास हो गई। ये कैंसिलेशन की एंट्री, ये कैश को रिकॉर्ड करने की पहली एंट्री और दूसरी कैंसिलेशन की एंट्री। अब चाहे तो ये दो एंट्रीज बना लें या एक कंबाइन एंट्री बना लें जिसके अंदर रिसीवेबल और पेबल को कैंसिल करें और जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई हुई उस चीज को रिकॉर्ड कर लें। तो पेबल हमेशा डेबिट होगा, कैश रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसे हमने डेबिट किया और रिसीवेबल को हमने 50,000 से क्रेडिट कर दिया। तो एक कंबाइन एंट्री भी पास की जा सकती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
अच्छा, दूसरा रीजन हो सकता है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट की एग्जांपल ये बन सकती है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स सेल किए। पेरेंट ने अपने पास 50,000 से रिसीवेबल बुक किया। पेरेंट ने एंट्री पास कर ली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और सब्सिडरी के पास जो गुड्स हैं उसकी एंट्री उसने पास की है 45,000 से। 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आने का रीजन ये है कि 5,000 वर्थ के जो गुड्स हैं वो अभी तक सब्सिडरी को मिले ही नहीं। तो एज ए रिजल्ट गुड्स ट्रांजिट में है, तो सब्सिडरी ने उसकी एंट्री पास नहीं की। अब होगा क्या, जब सब्सिडरी को गुड्स अगर ये मिल जाते हैं तो सब्सिडरी अपने पास एंट्री ये बुक करेगा बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक को डेबिट करेगा और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर देगा। तो एक तो ये एंट्री पास होगी, तो उसे स्टॉक को रिकॉर्ड करना है और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना है। जब ये एंट्री पास हो जाएगी तो अकाउंट्स पेबल आ जाएगा 50,000 के ऊपर और बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस आइडेंटिकल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको इलिमिनेट कर देंगे। सो एलिमिनेशन की एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट बाय 50,000 एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 50,000। ये सेकेंड एंट्री बनेगी रिमूवल की। तो पहली एंट्री टू रिकॉर्ड स्टॉक इन ट्रांजिट, दूसरी एंट्री टू रिमूव अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल, तीसरी एंट्री हम कंबाइन एंट्री बना सकते हैं कि अगर स्टॉक इन ट्रांजिट है तो स्टॉक की नेचर डेबिट होती है, स्टॉक को डेबिट किया गया, पेएबल को कैंसिल करना है, पेएबल 45,000 का है, पेएबल 45,000 का हमने डेबिट किया, और अकाउंट रिसीवेबल 50,000 का है, वो अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये कंबाइन एंट्री भी पास की जा सकती है। समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि दोनों दिया हुए हों, अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल का बैलेंस के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, तो कैश इन ट्रांजिट भी दिया हुआ हो और गुड्स इन ट्रांजिट का बैलेंस भी दिया हुआ हो। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं इसकी। ऑन 1 जनवरी 20x4 P एक्वायर 80% शेयर्स ऑफ S। तो एक्विजिशन हुई है 1 जनवरी को, P इज अ पेरेंट कंपनी और S इज अ सब्सिडरी कंपनी। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यानी कि उनकी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं 31 दिसंबर ईयर एंड के ऊपर। P के पास एक रिसीवेबल बुक हुआ है और S ने अपनी बुक्स में एक रिसीवेबल बुक किया हुआ है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम इसे कंसोलिडेट करेंगे तो हम दोनों के रिसीवेबल्स को कंबाइन कर देंगे। तो जब कंबाइन करेंगे तो 64,600 पेरेंट का और 38,000 आ जाएगा सब्सिडरी का। अब देखते हैं इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल या पेएबल इसमें है या नहीं। 31 दिसंबर 20x4 पर एस के पास एक पेएबल है जो उसको पे करना है 3 मिलियन पी को, यानी कि एस की बुक्स में एक अकाउंट्स पेएबल टू पी बुक हुआ है 3 मिलियन का, लेकिन वो पी के रिसीवेबल बैलेंस में एग्री नहीं कर रहा, 1 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है कैश इन ट्रांजिट का। इसका मतलब है पी के पास रिसीवेबल बुक हुआ है 2 मिलियन का, 1 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। और वो 1 मिलियन क्या है, वो 1 मिलियन है कैश इन ट्रांजिट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड करेंगे 1 मिलियन से, और जो पे करने वाला है अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा जिसे जिसे कैश का अमाउंट मिल जाएगा, अच्छा बैलेंस जो है वो ज्यादा शो होना चाहिए, क्योंकि कैश इन ट्रांजिट है तो बैलेंस 4 का शो होना चाहिए रादर देन 2 का। क्योंकि जिसने पेमेंट की है उसने 1 मिलियन का कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर लिया है, जिसको रिसीव करना है उसने रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से ये बैलेंस हमारा आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवेबल
जिसने बुक किया हुआ है वो 1 मिलियन का कैश डेबिट करेगा और अकाउंट रिसीवेबल को 1 मिलियन से क्रेडिट कर देगा टू रिकॉर्ड कैश इन ट्रांजिट। उसके बाद बैलेंस आइडेंटिकल हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो अकाउंट्स पेबल को डेबिट करेगा 3 मिलियन से और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 3 मिलियन से। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवेबल पर ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट देखा जाए तो 4 मिलियन से रिसीवेबल हमारे जो हो रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे, वो क्रेडिट हो रहे हैं 4 मिलियन से। अब हमें क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंबाइन करके बताया जाए। हमने पेरेंट सब्सिडरी के रिसीवेबल्स को क्या किया, कंबाइन किया और उसमें से 4 मिलियन के रिसीवेबल माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 98.6 या 98,600 के अंदर, क्योंकि डेटा थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो 98,600 ये हमारा वैल्यू ऑफ रिसीवेबल इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिया हुआ है। Another practice question. MNO has a 75% owned subsidiary PQR. During the year, MNO sold inventory. MNO is a parent company to PQR for an invoice price of 800,000. This is the sales price. तो सेल प्राइस आ गई हमारे पास 800,000 की. PQR have since sold 75% of that inventory to third party. 75% तो ग्रुप से बाहर निकल गए. इसका मतलब है ओनली 25% हेल्ड इन स्टॉक, जिसपे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट होगा. द सेल्स बॉट एज अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट टू MNO. MNO 25% का मार्कअप चार्ज करता है. PQR is the only subsidiary of MNO. What is the adjustment to inventory that would be included in the consolidated balance sheet at the year end? तो PURP हम कैलकुलेट करेंगे और उसका अफेक्ट हम इन्वेंट्री के ऊपर डालेंगे. सेलर हमारे पास कौन है, सेलर है MNO. सेलर इज पेरेंट कंपनी. अब 25% जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले 800,000 सेल्स प्राइस है, मार्कअप दिया हुआ है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सो सेल्स 125. सो 800,000 को हमने 125 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया. और जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का सिर्फ 25% हम लेंगे एज अनरियलाइज्ड. वाई 25%? क्योंकि 75% आगे सेल हो चुका है. 800,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो 40,000 का PURP आ रहा है. एंड दिस इज द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट हम क्या पास करते हैं, जब सेलर पेरेंट कंपनी होती है रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं और स्टॉक को क्रेडिट कर देते हैं बैलेंस शीट में. यानी कि बैलेंस शीट में जब पेरेंट सब्सिडरी का स्टॉक कंसोलिडेट किया जाएगा, दोनों को प्लस किया जाएगा, तो उसमें 40,000 को हम डिडक्ट कर देंगे. अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एक एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से. D purchased its 80% shareholding in K for cash 5 years ago, when the retained earning of K यानी subsidiary were 30,000 and the balance on its revaluation surplus was 15,000. Acquisition पे retained earning इतनी थी और acquisition पे revaluation surplus इतना था. During November यानी कि इस साल K sold goods. अब K है subsidiary कंपनी और D है parent कंपनी. तो सब्सिडरी ने गुड सेल किए एट अ प्राइस ऑफ $18,000. मार्कअप चार्ज करता है वो 20%. तो मार्कअप आ गया 20%. कंसोलिडेशन के ऑलमोस्ट हर सवाल में, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट का हो, बैलेंस शीट का हो, बेसिक हो, एडवांस हो, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की एडजस्टमेंट नॉर्मली आती है. अच्छा, अब हाफ ऑफ दीज गुड्स वर स्टिल हेल्ड बाय द पेरेंट कंपनी. इसका मतलब है 50% इन स्टॉक. तो आधा प्रॉफिट रियलाइज्ड हुआ और आधा प्रॉफिट क्या हुआ, अनरियलाइज्ड हो गया. एंड द बैलेंस पेबल वाज स्टिल आउटस्टैंडिंग.
तो बैलेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है रिसीवेबल और पेएबल क्रिएट हुए हुए, और रिसीवेबल और पेएबल जो क्रिएट हुए हुए होंगे वो पूरी सेल्स फिगर से क्रिएट हुए होंगे। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि रिसीवेबल और पेएबल किस वैल्यू से क्रिएट हुए हैं। तो स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या हम इलिमिनेट करें, और अगर इलिमिनेट करें तो किस वैल्यू से उसको इलिमिनेट करें। तो सबसे पहले तो हम अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करके उसको यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, और उसके बाद फिर हम रिसीवेबल और पेएबल की एडजस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो मार्कअप दिया हुआ है, इसका मतलब है कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, सेल्स प्राइस 120, और 18,000 की सेलिंग प्राइस है, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ मार्कअप 20, और 50% स्टॉक में मौजूद है इसलिए 50% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 18,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सो 1500 का आ गया हमारे पास PURP। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस PURP की हम एंट्री बनाकर उसका अफेक्ट देख लेते हैं। तो रिटेन अर्निंग डेबिट होगा क्योंकि सेलर सब्सिडरी है, NCI डेबिट होगा, और स्टॉक की वैल्यू 1500 से क्रेडिट हो जाएगी। और जो रिटेन अर्निंग के ऊपर अफेक्ट आएगा वो पेरेंट की परसेंटेज से आएगा 80%, 1200 कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, और 300 NCI में से माइनस हो जाएगा। तो इसे 3 अफेक्ट्स यहाँ पर सामने आ गए। अब उसके बाद ये कह रहा है कि बैलेंस पेबल वाज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो जो सेल्स की एंट्री हुई थी, सेल्स प्राइस थी, इससे रिसीवेबल क्रिएट हुआ होगा और एक आइडेंटिकल पेबल क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कैश इन ट्रांजिट, कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है। तो 18,000 से ये रिसीवेबल और पेबल क्रिएट हुए हुए, तो हम अकाउंट्स पेबल को डेबिट करेंगे 18,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे 18,000 से। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवेबल में या करंट एसेट्स में से 18,000 माइनस होगा, और पेबल में से या करंट लायबिलिटीज में से आइडेंटिकल 18,000 हम डिडक्ट कर देंगे। तो ये 5 अफेक्ट्स आए, छोटी सी ट्रांजेक्शन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसलिए इस इंट्रा ग्रुप सेल्स और उसके बैलेंसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी ट्रांजेक्शन में इतने सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं।